So see, there are two topics that I will be teaching, but today only one topic will be covered, that is purchase consideration. Then there is internal reconstruction also. This file number 01 merger and acquisition, this is the full theory only. So I will directly start with purchase consideration sum. And what is merger and acquisitions? अलग अलग फॉर्म में ना मर्जर एक्विजिशन होते हैं. उसके कुछ कॉमन फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज अमालगमेशन. अमालगमेशन अमालगमेशन क्या होता है कि दो कंपनी है ए और बी. देयर आर टू एग्जिस्टिंग कंपनी ए एंड बी. दोनों बंद हो जाएगी और एक नई कंपनी बन जाएगी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, कोई भी नए नाम से. दो पुरानी कंपनी है, दो या दो से ज्यादा, वो दोनों बंद होकर एक नई कंपनी बनेगी, उसको हम बोलते हैं अमालगमेशन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि दो कंपनी है ए एंड बी, एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसमें से एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदेगी. ए ने बी को खरीदा तो बी बंद हो जाएगी, ए अपने नाम से चलेगी, बी ए विल एक्वायर बी, एब्जॉर्ब बी, दैट इज एब्जॉर्प्शन. एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है ए लिमिटेड और वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, और उसके बैलेंस शीट को हम नया बनाते हैं, सारे लॉस को राइट ऑफ करके, सारे लाइबिलिटी और एसेट्स के वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं और नया बैलेंस शीट बनाते हैं. कंपनी बंद नहीं होती है, सिर्फ बैलेंस शीट के फिगर्स रिवाइज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसको बंद करके एक नई कंपनी बी लिमिटेड, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो ये चार मेन है. और अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन में हमें जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदेगी, अमालगमेट भी हो रहे हैं, तो ए और बी दोनों बंद होके सी में मर्ज हो रही है, तो सी उन लोगों के शेयर होल्डर को कितना पैसा देगी, सी ए को कितने में खरीदेगी, बी को कितने में खरीदेगी. या दो कंपनी है ए और बी, तो ए बी को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ए बी को कितने प्राइस पे खरीदेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं. परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड. नेट एसेट मेथड सबको ज्यादा इजी लगता है और नेट पेमेंट मेथड थोड़ा मुश्किल लगता है. और दूसरी प्रॉब्लम सबको ये आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच मेथड इज टू बी यूज्ड, वेदर नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड. तो इसके मैं अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. नेट एसेट मेथड तो बहुत सिंपल है. इन नेट एसेट मेथड हम क्या करते हैं, ऑल द एसेट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी, परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी के जितने भी एसेट है वो खरीद रही है, ले रही है, वो एसेट्स के रिवाइज्ड फिगर, नए फिगर अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिए है तो, और बैलेंस शीट वाले फिगर लेस लाइबिलिटी टेकन ओवर. नेट एसेट मेथड में क्या करेंगे हम, एसेट टेकन ओवर लेस लाइबिलिटी टेकन ओवर, दोनों का डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा. अब नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं. Can anyone tell who are the owners of the company? Shareholders. That is, equity shareholders and preference shareholders are the owners of the company. So the purchasing company इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करने वाली है, उसका एग्जैक्ट नंबर या अमाउंट दिया है, तो हम नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन ढूंढते हैं. नेट पेमेंट मेथड हम कब यूज कर सकते हैं, व्हेन द परचेसिंग कंपनी इज पेइंग हाउ मच अमाउंट और हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स to the equity shareholder of the selling company or preference shareholder or the selling company that is given in the question.
जो कंपनी बंद हो रही है उसके इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, वो पूरा नंबर और अमाउंट सब कुछ दिया है, तो हम नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन फाइंड करेंगे। और नहीं दिया है तो नेट एसेट मेथड से हम फाइंड करेंगे। नेट एसेट मेथड में एसेट टेकन ओवर लेस लायबिलिटी टेकन ओवर। नेट पेमेंट मेथड में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को परचेसिंग कंपनी जो भी देने वाली है उसका टोटली परचेज कंसिडरेशन हो जाता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। बीके लिमिटेड इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड। ये टीवाई बीकॉम सेम फाइव का ही टेक्स्ट बुक का ही सर ने दिया है। पहले मुझे पता होता तो मैं टेक्स्ट बुक मेरे पास होती तो मैं वही निकाल के अच्छा पीडीएफ बना दिया होता और टेक्स्ट बुक का ही सॉल्यूशन भी पेस्ट कर दिया होता, बट एज आई डिडंट न्यू कि ये टीवाई के समझ देने वाले हैं। अब यहाँ पे दिया है कि बीके लिमिटेड एक न्यू कंपनी बनेगी, बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड, राइट। बंटी लिमिटेड कुबेर लिमिटेड दोनों को वो टेक ओवर कर लेगी। दिस इज अमालगमेशन। बंटी लिमिटेड और कुबेर लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बीके लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये तो पब्लिक को इश्यू किया, क्योंकि तुम लोगों को जर्नल एंट्री वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ परचेज कंसिडरेशन है, तो ये सेंटेंस कुछ मीनिंग का है ही नहीं, क्योंकि ये बंटी और कुबेर से रिलेटेड नहीं है। ये तो न्यू कंपनी ने शेयर इशू किया, उसकी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, but that is not there in your syllabus. Bunty Limited and Kuber Limited were taken over by BK Limited on the following terms. बंटी लिमिटेड को क्या टर्म्स पे बीके लिमिटेड खरीद रही है वो दिया है। यहाँ पे दे दिया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी इश्यूड 7 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 at par in BK Limited and are to be paid ₹5 in cash for surrender of each 6 shares. तो बंटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि जो बंटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर है उनको 7 इक्विटी शेयर, एक शेयर ₹10 का मिलेगा, प्लस ₹5 कैश में मिलेगा, जिसके पास 6 शेयर है। यानी बंटी लिमिटेड के 6 शेयर के बदले 7 इक्विटी शेयर ऑफ बीके लिमिटेड, एक शेयर ₹10 का और ₹5 कैश में मिलेगा। तो बंटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है वो क्वेश्चन में क्लियरली दिया है। अब बंटी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है, क्या वो भी दिया है क्या? वो बी एडजस्टमेंट में पढ़ लेते हैं। Preference shareholders are to be paid at 10% premium by 12.5% preference shares in limited. प्रेफरेंस शेयर होल्डर बंटी लिमिटेड के जो है उनको क्या पे करने वाले हैं वो भी क्वेश्चन में दिया है कि 10% प्रीमियम, यानी ₹1.5 लाख 10% ऐड करके 1,65,000 के प्रेफरेंस शेयर देने वाले हैं। तो नेट पेमेंट मेथड कब यूज होगा? व्हेनेवर, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है क्लियरली कि बंटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को बीके लिमिटेड क्या देने वाली है न्यू कंपनी, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देने वाली है उसका अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन वी विल बी फाइंडिंग बाय नेट पेमेंट मेथड। तो इन दिस केस बंटी लिमिटेड हम नेट पेमेंट मेथड यूज करेंगे। Why we are using net payment method? Because बंटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगी नई कंपनी वो क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेट पेमेंट मेथड। अब नेट पेमेंट मेथड में परचेज कंसिडरेशन
सीधा सीधा है कि बंटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देने वाली है न्यू कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे दिया है 7 इक्विटी शेयर्स फॉर 6 शेयर्स। बंटी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 2,40,000 तो अमाउंट है ना, 2,40,000 इज द अमाउंट। कुछ भी दिया, यहाँ पे दिया है शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 10, 24,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 शेयर अगर है तो उसके बदले 7 शेयर या 7 शेयर मिलेंगे फॉर 6 शेयर्स। ऐसे क्वेश्चन में दे दिया है 7 शेयर्स फॉर 6 शेयर्स, तो क्या कितने शेयर मिलेंगे, टोटल शेयर 24,000 है इंटू 7/6। 6 शेयर के बदले 7 शेयर, तो 24,000 शेयर के लिए कितने शेयर मिलेंगे, ये हमारा आ जाएगा 28,000 शेयर्स ऑफ बीके लिमिटेड दे विल रिसीव। और एक शेयर कितने का है वो वहां पे दिया है 10 रुपीज का है, तो शेयर होल्डर को 28,000 शेयर मिलेंगे, एक शेयर 10 रुपीज का, तो दैट विल बी 2,80,000। प्लस क्या मिलने वाला है उनको, 5 रुपया कैश भी मिलेगा फॉर 6 शेयर। 6 शेयर के बदले 5 रुपया कैश, तो 24,000 शेयर के बदले 5/6, क्योंकि 6 शेयर के बदले 5 रुपया, तो 24,000 के लिए कितना कैश, तो दैट इज दिस इज कैश। ये तो क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, ये है इक्विटी शेयर्स ऑफ बीके लिमिटेड, इनको ये मिलेगा, दैट इज 24,000 इंटू 7/6, और कैश मिलेगा इन लोगों को 24,000 इंटू 5/6, दैट इज 20,000। अब ये तो हो गया इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। नेट पेमेंट मेथड में हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है न्यू कंपनी से, परचेसिंग कंपनी से। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, यहाँ पे दे दिया है 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड। 12.5% is the rate of dividend, 12.5% preference shares of BK Limited। और अमाउंट दिया है यहाँ पे कि 10% प्रीमियम पे, तो 1,50,000 was the amount plus 10% because BK Limited उनको 10% एक्स्ट्रा देगी, so that is 1,65,000. So your purchase consideration will be the total of all this. बस 4,65,000 will be your purchase consideration of Bunty Limited as per net payment method, right? इसमें सिर्फ तुम लोगों को परचेज कंसिडरेशन ही निकालने बोला है ना, कुछ और नहीं बोला है ना, कुछ और भी बोला है स्नेहल इसमें। तो ये तो हो गया कि नेट पेमेंट मेथड क्यों किया, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे वो दिया था, ये निकालने नहीं बोला है ना गुडविल या कुछ भी और, नहीं ठीक है। अब कुबेर लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन वो कौन से मेथड से निकालेंगे अब पढ़ेंगे हम लोग। कैश 3,000 इज टू बी रिटेन फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये तो ये दिया है कि जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेट होती है, तो 3,000 जो खर्चा होगा कुबेर लिमिटेड 3,000 कैश अपने पास रख लेगी वो खर्चे के लिए, जो 8,000 है उसमें से। Debtors and investment are valued at 90% of cost.
जो डेटर और इन्वेस्टमेंट है कुबेर के, वो 90% ऑफ कॉस्ट पे वैल्यू होगा. मशीनरी एंड स्टॉक आर वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट एंड अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट. तो यहाँ पे देखो, अभी तक जो हमने एबीसी पढ़ा, यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि इक्विटी शेयर होल्डर कुबेर लिमिटेड के क्या मिलेगा उनको, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, बल्कि ये दिया है कि डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, जो भी एसेट्स है, कैश, मशीनरी, स्टॉक, उनका नया वैल्यू दिया. और आगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम. चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देने वाले हैं, वो दे दिया 10% प्रीमियम. लेकिन क्या इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पे करने वाले, वो दिया है, नहीं दिया है. यहाँ क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज पेबल इन इक्विटी शेयर्स एट पार. बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज पेबल इन इक्विटी शेयर्स. कितना इक्विटी शेयर, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है. बंटी के लिए दे दिया था कि 7 इक्विटी शेयर 6 शेयर के बदले और 5 रुपया कैश. यहाँ बैलेंस वर्ड है, तो यहाँ हम नेट पेमेंट मेथड इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज कुबेर लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देगी वो क्लियरली मेंशन नहीं है, बैलेंस वर्ड मेंशन. तो यहाँ पे हमें परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से निकालना पड़ेगा. हियर फॉर कुबेर लिमिटेड वी विल बी यूजिंग नेट एसेट मेथड. वाई, ये क्लियर है? क्या डिफरेंस है दोनों मेथड में, ये कुछ समझ में आया क्या तुम लोगों को? Yes, sir. अब नेट एसेट मेथड में एसेट्स टेकन ओवर. अब एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना है. यहाँ पे देखो लिखा है डेटर्स, इन्वेस्टमेंट तो ले लेंगे, मशीनरी, स्टॉक भी ले लेंगे, और फिक्टिशियस एसेट, गुडविल वैसे तो फिक्टिशियस नहीं होता है, तो हम बुक वैल्यू पे ले सकते हैं. गुडविल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, बट गुडविल इंटेंजिबल होता है. ये सब में गुडविल लिया है क्या? एनी आइडिया स्नेहल? गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज इंटेंजिबल एसेट, तो वो ले लेंगे हम. बिल्डिंग है, सारे एसेट्स लिख देना है जो भी वहां पे है, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के सारे एसेट्स हम लिख देंगे. फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश इन बैंक, अदर करंट एसेट्स, सारे एसेट्स हमें लिख देने हैं, राइट? अब गुडविल के बारे में नीचे कुछ भी नहीं दिया है, तो गुडविल जो ऊपर वाला वैल्यू है 25, वही ले लेंगे. इनर कॉलम में लो या आउटर कॉलम में भी ले सकते हो डायरेक्ट. बिल्डिंग 1,40,000 है ऊपर, लेकिन बिल्डिंग के बारे में कुछ दिया है क्या? नीचे नहीं दिया. अबाउट बिल्डिंग ऑल्सो नथिंग इज मेंशन. तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब यही वैल्यू. तो कुबर का बिल्डिंग 1,40,000 है, तो वी विल बी टेकिंग द सेम वैल्यू 1,40,000. मशीनरी 60,000 है, बट मशीनरी के लिए दिया है कि मशीनरी एंड स्टॉक आर वैल्यूड एट 10% अबाउ कॉस्ट, 10% ज्यादा. तो मशीनरी का वैल्यू यहाँ पे 60,000 था, तो 60,000 प्लस 10% हम लेंगे बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. 66,000. स्टॉक का भी दिया है 10% अबाउ, तो स्टॉक यहाँ पे दे दिया है हमने 90,000 उबर लिमिटेड का. तो 90,000 प्लस 10%, 99,000. फर्नीचर के बारे में दे नथिंग, दे नॉट मेंशन एनीथिंग,
तो फर्नीचर एट बुक वैल्यू दैट इज 5000. इन्वेस्टमेंट 80,000 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया है वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट. 90% पे लेना है, तो इन्वेस्टमेंट 80,000 है, तो 80,000 का 90% दैट इज 72,000. डेटर्स 60,000 है, बट डेटर्स भी दिया है 90%, तो डेटर्स भी 60,000 into 90%, that is 54,000. देन कैश एंड बैंक 8,000 है, बट कैश के लिए दिया है कैश 3,000 इज टू बी रिटेन. तीन रिटेन मतलब 8 में से 3,000 कुबर अपने पास रखेगी, न्यू कंपनी को नहीं देगी. तो 8,000 माइनस 3,000 दैट इज 5,000. एंड अदर करंट एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो एट बुक वैल्यू दैट इज 10,000. और शेयर इशू एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट है, तो फिक्टिशियस एसेट तो हम नहीं लेते हैं. तो ये तुम्हारा 4,76,000 इज द टोटल ऑफ एसेट टेकन ओवर, राइट. ये हमारा एसेट टेकन ओवर ए हो जाएगा सपोज. देन यू विल राइट लाइबिलिटीज टेकन ओवर. लाइबिलिटीज में सब आउटसाइड लाइबिलिटी, जो भी शेयर होल्डर फंड में तुम लोग लेते हो वो नहीं आएगा. शेयर होल्डर फंड्स में जो भी आता है वो लाइबिलिटी टेकन ओवर में नहीं लेना है. शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस फिक्टिशियस एसेट. तो शेयर होल्डर फंड अगर तुम लोग अवेयर हो, तो शेयर होल्डर फंड में जो भी लेते हैं वो नहीं लेना है. ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी, ओनर्स फंड वाला लाइबिलिटी वाले आइटम नहीं लेने हैं. और लाइबिलिटी के बारे में भी नीचे अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो न्यू वैल्यू लेना है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो बैलेंस शीट वाला बुक वैल्यू लेना है. यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं लेंगे, प्रेफरेंस शेयर नहीं लेंगे, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेंगे, डिबेंचर, क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटी. तो 9% डिबेंचर्स, अदर लाइबिलिटीज. अब क्रेडिटर्स अदर लाइबिलिटी के लिए क्या दिया है यहाँ पे? लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू, लेकिन डिबेंचर्स के लिए दिया है डिस्चार्ज द डिबेंचर एट पार बाय इशूइंग 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच. एट पार ही सेम है, पार मतलब सेम. तो 1 लाख है डिबेंचर्स, तो सब बुक वैल्यू लेना है बिकॉज कोई नया वैल्यू नहीं दिया है. क्रेडिटर्स 40,000 है और ये 24,000 है, और इसका भी टोटल ले लेंगे 1,64,000. दैट विल बी योर बी, टोटल लाइबिलिटी बी. तो परचेज कंसिडरेशन और कुछ नहीं होता है, एसेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटी टेकन ओवर, दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट मेथड. तो परचेज कंसिडरेशन ऑफ दिस कुबेर लिमिटेड तो ये क्लियर है. ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो नमो को स्नेहल सिमरन एंड और भी कोई है क्या? क्लियर है? यस सर.
तो ये पहले डिफरेंस समझा ना कि ये कब करना है नेट पेमेंट मेथड, जब इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करेंगे उसका नंबर अमाउंट सब क्लियरली दिया है। नेट एसेट मेथड, एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर, एक ही रूल है, नीचे जो वैल्यू दिया है वो लेंगे हम, नहीं दिया है तो फिर बुक वैल्यू लेंगे और दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा, राइट। तो ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो बंटी एंड कुबर। उसके बाद ये निशा एंड उषा लिमिटेड है, क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग आर द समरी बैलेंस शीट ऑफ निशा लिमिटेड एंड उषा लिमिटेड, ये तो बैलेंस शीट दे दिया है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या दिया है। द टू कंपनीज एग्री टू अमालगमेट and form a new company, Messrs. Ujala Limited, which take over the asset and liability of both the companies. Authorized capital of 20 lakh consisting of 2 lakh equity share of 10 each. इससे कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दिया है the assets of Nisha Limited are taken over at 90% of the book value with the exception of land and building which are accepted at book value. लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सारे एसेट 90% पे निशा के ले लिए ऐसे दिया। Both the companies are to receive 10% of the net valuation of their respective business as goodwill. उनका जो भी बिजनेस का वैल्यू आएगा उसका 10% ऐसा गुडविल भी ऐड होगा। The purchase consideration is to be satisfied by Ujala Limited in its fully paid share at 10% premium. यहाँ पे कहीं पे भी नंबर ऑफ शेयर्स दिया है नहीं दिया, तो ये भी नेट एसेट मेथड से निकालना पड़ेगा। और यहाँ दिया है रिटर्न ऑफ डिवेंचर्स ऑफ निशा लिमिटेड, डिवेंचर्स ऑफ द सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन आर टू बी इशूड बाय उजाला लिमिटेड। क्लोज द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड एंड उषा लिमिटेड एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट। ये सब तुम लोगों को है नहीं अंडर परचेज मेथड, तो तुम लोगों को तो परचेज कंसिडरेशन ही निकालना है खाली। लेकिन यहाँ पे निशा लिमिटेड का क्या भाव पे लेंगे वो दिया है, उषा लिमिटेड का क्या भाव पे लेंगे कुछ भी नहीं दिया है। अब परचेज कंसिडरेशन हम ये मेथड से ही निकालेंगे, दैट इज नेट एसेट मेथड एंड दिस। तो यहाँ पे अभी हम लोग तो देखो अभी एक हमने यहाँ पे कॉलम हमें दोनों बना लेंगे साथ में, निशा लिमिटेड, निशा एंड उषा। अब जो जो यहाँ पे दिया है वो हम लोगों को लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये सब तो फिक्टिशियस एसेट है, वो सब हम नहीं लिखेंगे, तो इतने ही एसेट है, राइट। लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल तो नहीं लिखेंगे, 15% डिबेंचर है वो लिखना पड़ेगा, वो आउटसाइड लाइबिलिटी होता है। रिजर्व फंड वी विल नॉट राइट, प्रॉफिट एंड लॉस नॉट राइट, सैलरी क्रेडिटर्स तो लिखेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आउटसाइड लाइबिलिटी है क्योंकि वो एम्प्लॉय को पे करना है, वो भी हम लिख दिया। अब एक ही रूल है जब भी हम निकालते हैं, ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ
परचेज कंसिडरेशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए निशा का दिया है लैंड एंड बिल्डिंग एट बुक वैल्यू, बाकी सब 90% है। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो बुक वैल्यू यानी 70,000, और बाकी सब 90%। तो प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 का 90%। That would be 1,98,000. Stock 35,000 का 90%, 31,500. Debtors 25,000 का 90%, 22,500. बैंक कभी भी ऐसे सेम ही वैल्यू लेना होता है, वो हम नहीं लेंगे 90%। अब ये तो हो गया। उषा लिमिटेड के लिए कुछ भी दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ दिया है कि द टू कंपनीज विच टेक ओवर द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज। कुछ नहीं दिया है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया है वही वैल्यू हम ले लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में तो डैश है। उषा का प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का है, स्टॉक 18,000 का है, डेटर्स 16,000 और बैंक 2,000। ये एसेट्स टेकन ओवर, इसका टोटल आ गया। डिबेंचर्स 15% डिबेंचर्स यहाँ पे दिया था विद द सेम अमाउंट, 40,000 है। उषा में तो है ही नहीं डिबेंचर्स। क्रेडिटर्स इसका 30,000 है, कुछ भी दिया नहीं है तो सेम वैल्यू। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसका 6,000, इसका 0, ये लाइबिलिटी आ गया। एंड योर परचेज कंसिडरेशन विल बी A minus B, सिंपल। तो 2,52,000 एंड 1,20,000 आ रहा है। इसका तो सॉल्यूशन भी किसी ने भेजा हुआ तो है, रीचेक जैसे। हाँ, लेकिन एक और स्टेटमेंट था एंड में, ये वाला कि 10% ऑफ नेट वैल्यूएशन एज गुडविल। तो ये परचेज कंसिडरेशन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से नेट वैल्यू हो जाएगा, नेट एसेट हो जाएगा, बिकॉज गुडविल भी ऐड करना है। तो इसका 10%। तो परचेज कंसिडरेशन विल बी दिस प्लस दिस, बिकॉज वहां पे ऐसे दिया था। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल परचेज कंसिडरेशन 2,77,200 and 1,32,000. This is your net valuation because it was given 10% जो भी वैल्यू आएगा उसका ऐड करना है ऐसा गुडविल। तो बाकी तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी क्लियर है। देखो नेट एसेट मेथड में एक ही चीज याद रखना है, जो भी एसेट का नीचे वैल्यू नहीं दिया है लेकिन न्यू कंपनी ले रही है तो उसका ऊपर वाला ही वैल्यू लेना है, एसेट एंड लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी ओनर्स फंड वाला नहीं लेना है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, वो सब नहीं लेना है। फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है एसेट्स में से। और बाकी जो भी एसेट्स के बारे में जो नया इंफॉर्मेशन है वो वैल्यू लेना है, नया इंफॉर्मेशन नहीं है तो बुक वैल्यू, यू विल गेट द परचेज कंसिडरेशन। ये दो सम क्लियर है। पहले मैं ये 9th वाला एक्सप्लेन, फिर मैं 6th वाला भी कर दूंगा, इजी है ये तो 6th वाला तो, नेट एसेट मेथड ही है right? इसमें कोई डाउट है क्या दो सम में स्नेहल?
पहले ये 9th वाला कर दो। देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द समरी बैलेंस शीट ऑफ रोहन लिमिटेड एंड सोवन लिमिटेड as on 31/3/2012। शेयर कैपिटल ये सब डिटेल दे दिया है, रिजर्व्स एंड ऑल एवरीथिंग, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट की। मोहन लिमिटेड वाज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस, दोनों का बिजनेस को मोहन लिमिटेड ले लेगी। मोहन लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल इतना होगा, इतना एक प्रेफरेंशियल, इतना इक्विटी शेयर, इससे हमें कुछ लेना देना सही नहीं। टर्म्स ऑफ अमलगमेशन यहाँ पे दे दिया है। 9% preference shareholder of both the companies are issued equal number of 13% preference shares of Mohan Limited as a price of 125 each। दोनों कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना नंबर है उतने ही नंबर प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, और एक शेयर 125 का, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने नंबर मिलेंगे और क्या भाव पे मिलेंगे वो क्लियरली मेंशन है। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगी न्यू कंपनी। तो क्योंकि हमें ये पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगी न्यू कंपनी, देयरफॉर अब खाली हमें ये और पता करना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देगी, वो भी दिया है, तो हम नेट पेमेंट मेथड से फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है मोहन लिमिटेड विल इश्यू 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 3 इक्विटी शेयर्स। 4 शेयर देगी 3 शेयर के बदले, नंबर तो क्लियरली दे दिया है, क्या अमाउंट भी दिया है, ऑफ रोहन लिमिटेड को, एंड 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ सोवन लिमिटेड, दोनों का रेशियो अलग है, और एक शेयर 35 रुपीज में देगी। तो क्या मोहन लिमिटेड दोनों के इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देने वाली है, वो नंबर और अमाउंट दोनों दिया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देने वाली है, वो नंबर और अमाउंट दोनों दिया है। इसीलिए ये दोनों का परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से आएगा। आगे का इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे का तुम लोगों को क्वेश्चन सिखाया ही नहीं, नहीं तो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल के आगे का ये सब जर्नल एंट्री, नया बैलेंस शीट बनाना, वो नहीं है ना सिलेबस में अभी तक तो, ठीक है, नहीं तो वो भी एक होता। अब इसका तो सॉल्यूशन ऑलरेडी है यहाँ पे टेक्स्ट बुक का ही, तो आई विल एक्सप्लेन दिस ओनली। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला, राइट, तो यहाँ पे क्लियरली दिया था कि इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 125 ईच, यानी 6 लाख है, 100 रुपए का एक, तो 6 लाख और 9 लाख तो मिलेगा ही, 6 लाख और 9 लाख, टोटल मोहन लिमिटेड 15 लाख का इशू करेगी। ये टोटल कॉलम बनाना सिखाया है तो यहाँ पे भी बना सकते हो, मैंने नहीं बनाया है, वो जरूरी नहीं है, बिकॉज वो तो बैलेंस शीट बनाने के लिए काम आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेम मिलेगा, प्लस 100 का शेयर 125 में मिलेगा, यानी 25% इज द प्रीमियम। तो उन लोग ने 25 रुपीज अलग से शो किया है। तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 6 लाख डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 6 लाख डिवाइड बाय 100 इज 6000, तो 6000 इंटू 125, तो रोवन में आ जाएगा 7,50,000 डायरेक्ट। वैसे ये 9 लाख है, तो 9 लाख डिवाइड बाय 100 विल गिव यू द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच इज 9000, एंड वन प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 125 ईच, तो 9000 इंटू 125 करोगे तो 11,25,000, तो ये 7,50,000 और 11,25,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, राइट। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, यहाँ पे दिया है रोवन लिमिटेड के लिए 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ रोवन।
रोहन के 3 शेयर के बदले 4 शेयर मिलेंगे, यानी रेशियो इज 4:3, 4 shares for 3 shares. अब रोहन के शेयर कितने, इक्विटी शेयर 9 lakh इज द अमाउंट, वन इक्विटी शेयर इज ऑफ 100 रुपीज, तो 9 lakh डिवाइड बाय 100 दैट इज 9,000, 9,000 शेयर्स है, तो 9,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, 12,000 शेयर्स रोहन को मिलेंगे। वैसे ही सोवन का क्या दिया है, 4 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 शेयर्स, 5 शेयर के बदले 4, तो जो मिलेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, और कितने के बदले मिलेंगे उससे डिवाइड करना है। 5 शेयर के बदले 4 मिलेंगे तो 5 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब सोवन के कितने शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स 15 लाख अमाउंट है, एक शेयर 100 रुपए का, तो 100, 2 जीरो कट करो, 15,000 शेयर हो गए, तो 15,000 इंटू 4/5 या डिवाइड बाई 5 पहले किया, मल्टीप्लाई बाद में, वो सेम है, तो आएगा। इसको भी 12,000 शेयर मिलेंगे, इसको भी 12,000। अब इन लोग ने क्या किया है, फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग अलग लिखा है, बट तुम लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है कि एक इक्विटी शेयर 35 है, तो कितने का, 10 रुपए का, बट 35 में, तो तुम लोग 10 और 25 अलग अलग भी बता सकते हो जैसे इन लोग ने बताया, बट 12,000 इंटू 35 डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। तो 12,000 शेयर मिलेंगे, एक शेयर 35 का है, तो 12,000 इंटू 35 डायरेक्टली यू विल गेट 4,20,000 एंड 4,20,000 ये वाला अमाउंट। प्रीमियम अलग से जरूरी नहीं है, बिकॉज हमें मोहन लिमिटेड का बैलेंस शीट या कुछ बनाना ही नहीं है, सिर्फ परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो 7,50,000 प्लस 4,20,000, परचेज कंसिडरेशन विल बी 11,70,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, उसके टोटल को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं अंडर नेट पेमेंट मेथड। इस ओवन लिमिटेड को यहाँ 1125 मिलेगा, यहाँ 420 मिलेगा। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर को दोनों का टोटल 1545 विल बी द परचेज कंसिडरेशन फॉर सोवन लिमिटेड। ये भी क्लियर है क्या? दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेयल, सिमरन, शिवम, एनी डाउट इन दिस? और भी क्वेश्चंस है क्या, देख लेते हैं हम लोग। ये देखो 6th क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ए एंड बी लिमिटेड का 2 बैलेंस शीट दिया है, राइट, और डायरेक्टली दे दिया है द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टेड स्कीम। प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, यानी डेटर्स पे 5% रिजर्व, स्टॉक में 400 रुपया राइट ऑफ करना है, प्लांट एंड मशीनरी में से 33 1/3% राइट ऑफ करना है। एलिमिनेट्स बी लिमिटेड का गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस हटा देने, बैड डेब्ट 1000 और रिजर्व 5%, write down plant and machinery by 10%, write off 1,400 from the value of stock, और परचेज कंसिडरेशन निकालना है। ये सब तो नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देने वाले हैं वो कहीं भी दिया ही नहीं है, तो ये तो नेट एसेट मेथड से हमें निकालना है, और ये बहुत ही सिंपल है नेट एसेट मेथड से निकालना। ये तो मैं 5 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन वैल्यूज कैसे निकालने हैं ना, वो कुछ कुछ वैल्यूज मेन है निकालना। कि आरडीडी एक तो हम डेटर्स में से माइनस वहीं पे ही कर सकते हैं इधर ही, या लाइबिलिटी में शो करो जो आरडीडी है। तो तुम लोगों को लाइबिलिटी में सिखाया होगा शायद, आरडीडी लाइबिलिटी में सिखाया है क्या स्नेहल, एनी आइडिया, या डेटर्स में से माइनस किया? तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, गुडविल तो हम एलिमिनेट कर देंगे, दिखा है लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, देन स्टॉक है, देन डेटर्स है, देन कैश, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, और कैश एट बैंक है। तो ये सारे एसेट्स हमने ले लिए। इधर खाली सन्ड्री क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है, और हम आरडीडी भी इधर शो करेंगे जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है। अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पेपर्स।
अब पहले ये ए और बी है। अब ए लिमिटेड का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिजर्व फॉर बैड डेट 5%, तो वो तो ठीक है। यानी गुडविल तो यहाँ पे लिखा था, चाहे एलिमिनेट, बी लिमिटेड का गुडविल एलिमिनेट करना है, ए लिमिटेड के गुडविल को तो कुछ नहीं लिखा है। ए लिमिटेड के गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम लोग ए लिमिटेड का तो गुडविल भी लेना पड़ेगा। तो हम लोग ए लिमिटेड का तो गुडविल ले लेते हैं। बस सेकंड है। सो अब गुडविल इसका दिया हुआ है 5,000 ए लिमिटेड का, तो ये 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग 17,000 है। एनीथिंग वाज मेंशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, नथिंग वाज मेंशन, तो सेम वैल्यू ले लेंगे 17,000। प्लांट एंड मशीनरी 24,000 है, बट यहाँ पे दिया है टू राइट ऑफ 33 1/3, तो 33 1/3% माइनस करना है 24,000 में से, -33.33%, तो दैट इज 8,000 माइनस हो जाएगा 24,000 का वो, तो 16,000 वैल्यू आएगा। स्टॉक 10,000 है, स्टॉक में दिया है 400 माइनस करके लेना है, राइट ऑफ करना है, तो 10,000 -400 दैट इज 9,600। डेटर्स पे आरटीडी हम नीचे लेंगे, तो यहाँ पे तो सेम वैल्यू ले लेते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में भी कुछ नहीं दिया है, तो सेम वैल्यू। कैश एट बैंक के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हमने सेम वैल्यू ले लिया, राइट। अब लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के लिए एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, तो 4,000 वी विल टेक। और आरडीडी दिया हुआ है ए लिमिटेड के लिए कि 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स वॉज 12,000, तो उसका 5% हम यहाँ पे आरडीडी ले लेंगे, 12,000 इंटू 5%, तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन ही आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, गुडविल वुडविल 59,000। अब बी लिमिटेड के लिए गुडविल तो एलिमिनेट करने लिखा था, तो गुडविल में तो हम कुछ नहीं लेंगे। और क्या दिया है फिर, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कुछ भी नहीं दिया है, तो वी विल टेक 10,000 ओनली। देन प्लांट एंड मशीनरी इधर दिया है ये 16,000, यहाँ पे दिया है टू राइट डाउन बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से कम करने, तो दैट इज 16,000 में से -10%, तो 14,400 हम लोग ले लेंगे। स्टॉक के लिए यहाँ पे अभी स्टॉक 7,500 है, दिया है टू राइट ऑफ 1,400 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो 7,500 में से 1,400 हम माइनस करेंगे, तो 6,100 आएगा। डेटर्स के लिए दो दो चीज दी है कि बेड डेप्थ 1,000 है और आरडीडी 5% है, तो आरडीडी तो लाइबिलिटी में लेंगे, लेकिन बेड डेप्थ माइनस कर देंगे, तो जो बेड डेप्थ 1,000 या डेटर्स का अमाउंट है 7,000, तो यहाँ हम जो बेड डेप्थ है वो यहाँ पे माइनस करेंगे, डेट इज 7,000 माइनस 1,000, तो डेटर्स में हम 6,000 ले लेंगे, आरडीडी हम नीचे लेंगे लाइबिलिटी में। देन फर्नीचर एंड फिटिंग्स इज योर 7,500,
फर्नीचर एंड फिटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं है, तो वी विल टेक द सेम वैल्यू दैट इज 7,500 एंड देन दिस कैश 300 और प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं लेना है, तो ये तो एसेट टेकन ओवर हो गया। अब इसका क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्रेडिटर्स 8,000 है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी 8,000 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बिल्स पेबल स्लैश बैंक ओवरड्राफ्ट। और आरडीडी जो था बी लिमिटेड का, दैट इज गिवन हाउ मच टू मेंटेन आरडीडी, दैट इज गिवन योर 5% ऑन द बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स का बैलेंस था 6,000, तो आरडीडी हो जाएगा 6,000 इंटू 5%, तो 300। So this is the purchase consideration of A and B. ये भी क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है? अभी तक तो हमने खाली 4 सम डिस्कस किए, ये तो क्लियर है ना? और भी कोई क्वेश्चन है स्नेहल which you all want to discuss? एक और था ना इसमें, कुछ तो भेजा था, if you all want to discuss, तो ये एक है, ये वाला डिस्कस करना है क्या? इसमें तो इजी होगा। यहाँ दिया उमर लिमिटेड एंड इलियड लिमिटेड प्रपोज टू अमालगमेट, गुडविल में भी टेकन एट 96,000 फॉर उमर लिमिटेड एंड 38,000 फॉर इलियड। द स्टॉक भी इजी है, 2 lakh 4 और 1 lakh खाली 42। You are required to find out the purchase consideration on the basis of net asset method। ये भी मैं उधर सॉल्व कर देता हूँ, ये भी किसी ने तो भेजा, ये भी तुम लोगों के डिविजन का है क्या? ये भी 5 मिनट ही लगेगा, ये तो बहुत इजी है। और भी कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग देख लो। परचेज कंसिडरेशन का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मुझे अलग एक लेक्चर रखना पड़ेगा अलग से, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। व्हेन एवरीवन इज अवेलेबल आई विल चेक। तो ये तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, HOMER होमर एंड इंडिया। तो यहाँ पे तो गुडविल दे दिया है दोनों का वैल्यू फर्स्ट लाइन में, कि होमियर के लिए इट इज 96,000 एंड इट इज 38,000। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, तो वी विल बी टेकिंग द सेम अमाउंट, दैट इज 4 lakh एंड 1 lakh। देन करंट एसेट्स में स्टॉक दिया हुआ है और स्टॉक का वैल्यू दे दिया है उन लोगों ने, तो स्टॉक वी विल बी, जो वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया है नेट एसेट मेथड में, ऑलवेज टेक द न्यू वैल्यू इफ इट इज गिवन, एंड इफ न्यू वैल्यू इज नॉट गिवन देन टेक द बुक वैल्यू। तो द स्टॉक ऑफ ओमर लिमिटेड 2,04,000 एंड इसका 1,42,000, राइट? ये तो पूरा दे दिया है इन लोगों ने, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। देन द डेटर्स, डेटर्स के बारे में नथिंग देयर मेंशन्ड अबाउट द डेटर्स। तो सेम वैल्यू ले लेंगे 1,70,000 एंड 60। फर्नीचर एंड फिटिंग्स इज नॉट देयर, कैश एट बैंक भी हम सेम वैल्यू ले लेंगे, राइट? दैट इज योर 30,000 एंड 10,000। तो ये तो एसेट टेकन ओवर आ गया। लाइबिलिटीज टेकन ओवर, इक्विटी शेयर्स तो नहीं लेंगे, रिजर्व्स भी नहीं लेंगे, खाली क्रेडिटर्स है, ओनली क्रेडिटर्स इज देयर। तो ये तो बहुत इजी था, मैं और ये आरडीडी वगैरह तो है ही नहीं।
creditors that is 1 lakh and 50,000. So minus करके A minus B, this is your purchase consideration of Homer and Ilya, right? Because this was very small question. तो हमने बस ये 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए. ये फाइल में परचेज कंसिडरेशन मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सेल, ये मैं रीनेम करके भेज दूंगा. और कोई क्वेश्चन है क्या? एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस? ये वाला तो हमने कर लिया डिस्कस. This is A and B, which we have already discussed. Nisha, Usha, we have already discussed. हाँ, ये तो कर लिया, बट एक फाइल भी था. हाँ, ये वाला इसमें और है. देखते हैं टाइम है तो. Given below are the extracts from the balance sheet of Y Limited. ये फाइल भी कोई के डिवीजन में शेयर किया है. ये ए बी का तो हमने किया है, और ये अलग है, ये भी करना बाकी है. ये होमियर रिलेटेड वाला तो हमने कर लिया. चैतन्य न्यू वेव भी है, इसमें न्यू सम्स है, बट एक सम अभी कर सकते हैं कोई. फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं. निशा उषा वाला तो हमने कर लिया है. इसमें 3-4 और न्यू सम है. ये वाला देख लेते हैं फर्स्ट. गिवन बिलो आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है. एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वाई लिमिटेड. 12% debentures of Y Limited are to be discharged by X Limited by issuing such number of its 15% debenture of 100 each, so as to maintain the same amount of interest. The issue of such an amount of fully paid 9% preference share in X Limited at 125% as is sufficient to discharge 8% preference share in Y Limited at a premium of 20%. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगे? वो तो दे दिया, 20% प्रीमियम पे देंगे. तो 2 लाख का 20% प्रीमियम 2,40,000. The equity shareholders will receive the requisite number of equity shares, यानी required number of equity shares. तो ये नहीं दिया है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देंगे, कितना नंबर ऑफ शेयर देंगे, वो नहीं दिया है. तो इसमें हम नेट पेमेंट मेथड यूज नहीं कर सकते, नेट एसेट मेथड ही यूज करना पड़ेगा. और द ट्रांसफरिंग कंपनी शेल पे द कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हिच अमाउंट्स टू ₹1 लाख, राइट. तो ये भी कुछ लेना देना नहीं है, ये नेट एसेट मेथड से ही निकालना पड़ेगा. ये सब तो कुछ काम का नहीं है. करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दे दिया है. करंट लाइबिलिटी और खाली डिबेंचर्स है, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन. ये भी मैं वहां कर देता हूँ सॉल्व. तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. खाली जो डिबेंचर्स का अमाउंट है ना, उसमें ट्विस्ट है कैलकुलेट करने में. बाकी इसमें नथिंग न्यू इज देयर. तो एक ही कंपनी का निकालना है, ये तो पूछा ही नहीं है इन लोगों ने. एसेट्स टेकन ओवर में सीधा है, दो ही है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स के लिए. तो जो वैल्यू वहां पे दिया है वही वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे. नॉन करंट एसेट्स 12.80 लाख, तो 12,80,000 मैंने ले लिया, और करंट एसेट्स 5,40,000 ले लिया. तो इसका टोटल हमारा ये हो जाएगा 18,20,000. ये टोटल तो सब बराबर था ना? वो टोटल बस रॉन्ग है इसमें. इसमें भी फॉर्मूला में टोटल रॉन्ग डाला है, तो 156 से डाला है. इट इज टोटल इज 9 लाख. देखो टोटल में भी सब में रॉन्ग हुआ होगा, तो एक भी चेंज हो जाएगा. ऊपर भी में भी चेंज करना पड़ेगा.
if the total is wrong. 72,600 है, तो M72 इसमें तो गुडविल नहीं था, इसमें इसमें बराबर है बिकॉज वो गुडविल हमने इंसर्ट किया था ना in all this. Yes, total is proper. So here this is the total 18 lakh 20. अब लाइबिलिटी में डिबेंचर्स है और करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी तो इट्स इजी टू कैलकुलेट बिकॉज सेम 2 लाख 20 दिया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है. अब जो 12% डिबेंचर्स है उसके लिए एडजस्टमेंट दिया है, उसका अमाउंट निकालना ही खाली इसमें ट्विस्ट है. बाकी दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. अब यहाँ पे अमाउंट कितना है डिबेंचर्स का? 1 लाख. यहाँ पे मैं वर्किंग करूंगा डिबेंचर्स का. तो यहाँ पे दिया क्या है इन द फर्स्ट एडजस्टमेंट ओनली कि 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज by X Limited by issuing such number. कितने डिबेंचर्स देगी? 15% के कि द अमाउंट टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट उनको सेम मिलना चाहिए. तो अभी उनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? प्रेजेंट इंटरेस्ट. ऑब्वियसली 1 लाख का है डिबेंचर और 12% वहां पे लिखा है, तो 1 लाख इंटू 12%. That is, present amount of interest is 12,000. They should receive the same amount of interest, but they will receive 15% debenture. तो जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाएगा. फ्यूचर इंटरेस्ट भी सेम ही रहेगा लिखा है, तो फ्यूचर इंटरेस्ट भी सेम ही रहेगा 12. But what will be the amount of debenture? Let amount of debenture be X. तो इसका मतलब x इंटू 15% will be 12,000. तो what would be x? तो आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 15%, 80,000. 80,000 का हम उनको डिबेंचर देंगे और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उनको इंटरेस्ट 12,000 ही मिलेगा जो अभी मिल रहा है. तो यहाँ पे आएगा 80,000. तो परचेज कंसिडरेशन विल बी 15,20,000. तो ये एक था. क्लियर है ना? ये भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो आज हमने डिस्कस किया ही नहीं है, और ये सब इमेज तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है. वर्ड फाइल के थोड़े सम्स बच गए हैं, बट कोई डाउट होगा तो तुम लोग मुझे पूछ लेना. कि तो टाइम बचा नहीं है, या एक और सम देख लेते हो कोई आ रहे तो. ये देख लेते हैं. मिनी लिमिटेड टू मैक्सी लिमिटेड. मिनी लिमिटेड decided to take over Maxi Limited by issuing equity shares of 10 each and 6.50. हाँ, ये पेमेंट मेथड है एट अ प्रीमियम बाय इशूइंग. हाँ यस, ये नेट पेमेंट मेथड का एक और में है. नेट पेमेंट मेथड क्योंकि हार्ड लगता है, ये सब मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ. Then we will finish today's lecture. देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेबल बाय मिनी लिमिटेड टू मैक्सी लिमिटेड. मैक्सी लिमिटेड का बैलेंस शीट दे दिया है. मिनी लिमिटेड मैक्सी लिमिटेड को खरीद रही है, और यहाँ पे अगर नीचे पढ़ोगे, मिनी लिमिटेड डिसाइडेड टू टेक ओवर मैक्सी लिमिटेड बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid. अच्छा, and rupees 650 in cash for every 5 equity shares held in Maxi Limited.
तो बट कितने शेयर देंगे वो नहीं दिया है। The preference shareholder are to be paid at premium of 15% by issue of 10% preference share. ये थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें यहाँ पे दिया नहीं है टू टेक ओवर बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स वो नहीं दिया। कैश देगी 5 शेयर के बदले, वो तो ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15% प्रीमियम देगी, यानी 60,000 में 15% हम ऐड कर देंगे, राइट। इसका भी रुको, किसी ने तो सॉल्यूशन भेजे थे बट आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट। इसमें अलग ही वे में है सर। For every 5 shares, two shareholders are committed on consideration. Is commonly interpreted as for every 5 maxi shares, one fully paid share. ये लोग इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं, अगर वो मीनिंग है तो फिर अलग हो जाएगा, नहीं तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे अभी क्या दिया है, बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। अब कितने शेयर्स वो कुछ दिया ही नहीं है, और नेट एसेट मेथड से करेंगे तो बहुत इजी है, क्योंकि ले लो और ये कर दो। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। इशूइंग ऑफ यहाँ पे रहना चाहिए था एक नंबर, समझो हम वो नंबर एज्यूम करते हैं कोई तो, और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई विल एज्यूम वन नंबर एंड देन सॉल्व इट। नहीं तो ऐसे तो ये क्वेश्चन क्योंकि इनकम्प्लीट है, राइट, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो बाय इशूइंग ऑफ, सपोज हम यहाँ पे पकड़ेंगे कि 4 equity shares of rupees 10 each, right, or 5 equity shares. I will paste this question again. The number should be given because यहाँ पे बाकी एसेट के बारे में भी कुछ नहीं दिया है, तो नेट एसेट मेथड भी यूज करके कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, तो वो तो सिर्फ डिफरेंस ही लेना है। So here we will be using the net payment method because what is given to equity shareholder and what is given to different shareholder, that is given, वो दिया हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे वो यहाँ पे दे दिया। See here it is given 4 share for 5 shares, right? So equity shares of मिनी लिमिटेड, इसके कितने शेयर है, 1,50,000 अमाउंट है, 10 रुपए का एक शेयर है, 1,50,000 डिवाइड बाई 10, तो 15,000 शेयर्स है, एंड 4 शेयर फॉर 5 शेयर्स, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो 12,000 शेयर्स मिलेंगे, और एक शेयर 10 रुपए का है, ऐसा दे दिया है, तो 12,000 इंटू 10, 1,20,000 विल बी द अमाउंट। कैश दिया है 6.5 रुपया फॉर 5 इक्विटी शेयर्स, तो टोटल देयर आर 15,000 शेयर्स, एंड कैश कितना मिलेगा, 6 रुपीज 50 पैसा। कितने शेयर के बदले, 5 शेयर के बदले, तो डिवाइड बाई 5, तो दिस इज योर 15,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 5,
19,500। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या दिया हुआ है? एट 15% प्रीमियम टू बी पेड एट प्रीमियम ऑफ 15%। तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स by 10% preference shares of Mini Limited. So 60,000 is the amount plus 15%. 15% होता है 9,000, so that is 69,000. तो 2,08,500. मैंने जो 4 लिया है वो नंबर अलग भी हो सकता है, that I have assumed because the question was incomplete. तो ये नेट पेमेंट मेथड से ऐसे हम निकालते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या पे करने वाले हैं, इसका टोटल। क्लियर एवरीवन यहाँ तक?